हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इको फॉर ऑल। मेरा नाम है तुषारिका पांडे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कीन्स के अकॉर्डिंग जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो तो उस पॉइंट पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे होती है। इस वीडियो में हम लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कीन्स ने बोला था कि प्लांट इन्वेस्टमेंट और प्लांट सेविंग जिस पॉइंट पे इक्वल होते हैं वहाँ पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे होता है। तो इस वीडियो में सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, साथ में अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल ना हो तो किस तरीके से क्या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू उन दोनों को इक्वल करके नेशनल इनकम को वापस इक्विलिब्रियम लेवल पे लाया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होने पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे होती है, और अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है तो क्या क्या सिचुएशन आ सकती है, उसको किस तरीके से वापस इक्वल करा जा सकता है। सो दोनों ही अप्रोचेस, एक कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर बताया गया था, और दूसरी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच जहाँ पे सेविंग को इन्वेस्टमेंट के बराबर बताया गया है। ये दोनों ही अप्रोचेस नेशनल इनकम को इक्विलिब्रियम लेवल पे लाने का एक सॉल्यूशन देती हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर सिम्बॉलिकली देखा जाए तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर है। तो दोनों जगह कंजम्पशन एक कॉमन चीज़ है। उसके अलावा देखें तो जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग के बराबर है, मतलब जितनी सेविंग हो रही है वो पूरी इन्वेस्टमेंट के बराबर है। यहाँ पे जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, दोनों प्लांट सेविंग और प्लांट इन्वेस्टमेंट हैं। प्लांट सेविंग यानी हाउस होल्ड सेक्टर जो पहले से सेविंग प्लान करके रखा हुआ है, डिसाइड की हुई है हाउस होल्ड सेक्टर ने कि उससे इतनी सेविंग करनी है। और प्लांट इन्वेस्टमेंट यानी जो फर्म्स इन्वेस्टमेंट चाहती हैं, जो फर्म ने डिसाइड किया हुआ है कि इतनी इन्वेस्टमेंट होनी है हमारी फर्म में। तो जब प्लांट इन्वेस्टमेंट प्लांट सेविंग के बराबर होते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो नेशनल इनकम होती है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे होती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दो ऐसी एक्टिविटी है जो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग रीज़न के लिए होती है। इकॉनमी में अलग अलग लोग अलग अलग रीज़न के लिए इन दोनों एक्टिविटीज़ को करते हैं। इसीलिए जो हाउस होल्ड सेक्टर की प्लांट सेविंग होती है और जो रियलाइज्ड सेविंग है, यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर ने पहले से अपनी सेविंग को डिसाइड किया हुआ है कि उसे इतनी सेविंग करनी है, और जो वो एक्चुअली में सेविंग कर रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। सिमिलरली जो फर्म्स ने पहले से इन्वेस्टमेंट डिसाइड किए हुए हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट उनकी फर्म में होनी है, और जो रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट है यानी जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट उनकी फर्म में हो रही है, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसके दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक्स पोस्ट सेविंग या एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है एक्स एंटी सेविंग या एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी सेविंग या एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट यानी प्लांट सेविंग या प्लांट इन्वेस्टमेंट। प्लांट सेविंग हाउस होल्ड सेक्टर की जो उन्होंने पहले से डिसाइड की हुई है कि इतनी सेविंग वो करेंगे। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट यानी फर्म ने जितनी इन्वेस्टमेंट पहले से डिसाइड की हुई है कि उनकी फर्म में इतना इन्वेस्टमेंट होना है। एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब होता है जो रियलाइज्ड सेविंग है, यानी एक्चुअली में जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेविंग हो रही है उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स पोस्ट सेविंग को हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स एंटी सेविंग प्लस अनप्लान्ड सेविंग, यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर ने सेविंग प्लान की हुई थी वो साथ में जो अनप्लान्ड यानी जो डिसाइड नहीं की गई थी लेकिन वो सेविंग हुई है, उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एक्स पोस्ट सेविंग। इसी तरीके से जो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी जो रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट है या जो फर्म में एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हैं अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, यानी जो फर्म ने इन्वेस्टमेंट प्लान किए हुए थे, पहले से डिसाइड किए हुए थे,
उसमें से जो फर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं डिसाइड किए हुए थे लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं तो मिलता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। जो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है वो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो सकता है अगर अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो, यानी जो फर्म ने इन्वेस्टमेंट डिसाइड की थी सिर्फ उतने ही इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, फर्दर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट था वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। अब अगर एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट सेविंग ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो उसका मतलब होता है कि हर इनकम लेवल पे ये दोनों बराबर रहे होंगे। एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट ये दोनों सिर्फ जब नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे होती है तभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, बाकी किसी भी नेशनल इनकम के लेवल पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। किस तरीके से प्लान्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्ड सेविंग के बराबर होने पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे होती है, इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम में दो कर्व्स दिए हुए हैं, एक है आई बार आई जो कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है और एस एस कर्व जो कि प्लान्ड सेविंग शो कर रहा है। इस डायग्राम में वाई एक्सिस पे है सेविंग और इन्वेस्टमेंट और एक्स एक्सिस पे है इनकम। जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कर्व है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जो सेविंग कर्व है ये इनिशियली डिस सेविंग शो कर रहा है, यानी इनकम कंजम्पशन से कम है तो जो पहले की बची हुई सेविंग्स है उनको यूज़ कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए। जब ये सेविंग कर्व आगे बढ़ रहा है तो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट शो कर रहा है यहाँ पे सेविंग ज़ीरो है, यानी जितनी इनकम है वो पूरी कंज्यूम हो जा रही है, कंजम्पशन इनकम के बराबर है। इसके आगे बढ़ने पे ये सेविंग कर्व पॉजिटिव सेविंग को शो कर रहा है, यानी इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है। फिर जहाँ पे प्लान्ड सेविंग कर्व प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी पॉइंट ई, वो शो कर रहा है इक्विलिब्रियम लेवल, यानी जो प्लान्ड सेविंग है वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर है, जितनी इकॉनमी में सेविंग हुई है वो पूरी सेविंग इन्वेस्ट हो रही है। देन ओ वाई यानी एक्स एक्सिस पे देखें तो जो ओ वाई लाइन है ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम शो कर रही है, मतलब वाई पॉइंट के बाद नेशनल इनकम ना तो इंक्रीज़ करेगी ना ही डिक्रीज़ करेगी, ये एक मैक्सिमम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। जो दो अप्रोचेस हम लोग ने पढ़ी है, एक कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच और दूसरी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एक में जहाँ बोला गया है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होने पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे होती है, और दूसरी जहाँ पे बोला गया है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होने पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे होती है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, ये दोनों एक ही पॉइंट पे आते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डायग्राम से समझें तो इस डायग्राम में जो पहला डायग्राम दिया हुआ है ये कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच वाला डायग्राम है, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व दिया हुआ है, साथ में कंजम्पशन कर्व भी दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे इनकम दी हुई है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और सेविंग दी हुई है। तो पहले वाले डायग्राम में जहाँ एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है वो है पॉइंट ई, यानी इफेक्टिव डिमांड या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट पे जो नेशनल इनकम है यानी ओ वाई वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। इस पॉइंट को ज्वाइन करके अगर हम नीचे आए तो नीचे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पे प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कर्व है। यहाँ एक्स एक्सिस पे इनकम है, वाई एक्सिस पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे जब प्लान्ड सेविंग कर्व प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो सेम उसी पॉइंट पे है जहाँ ऊपर वाले डायग्राम में एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हो गया E1, यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो नेशनल इनकम हो गई OY। जितनी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे पहले वाले डायग्राम यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग थी,
उतने ही नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में भी है। ऊपर वाले डायग्राम में जहाँ एग्रीगेट सप्लाई कर्व कंजम्पशन कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। उस पॉइंट से अगर हम नीचे आते हैं तो वो पॉइंट सीधे नीचे एक्स एक्सिस पे आके मिल रहा है, जहाँ पे सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब सेविंग ज़ीरो हो, इनकम कंजम्पशन के बराबर हो, तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन के बराबर है। ऊपर वाले डायग्राम में सेम उसी पॉइंट पे नीचे जो सेविंग है वो ज़ीरो है और इनकम कंजम्पशन के बराबर है, यानी ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो दोनों ही अप्रोचेस एक बस बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बराबर होने की, दूसरी बात करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बराबर होने की, लेकिन वो दोनों एक ही पॉइंट शो करते हैं जहाँ पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म व्हेन सेविंग इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होती है तो वहाँ पे दो सिचुएशंस आती है, एक कि सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम हो और दूसरी सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो। पहली सेविंग इज़ लेस दैन इन्वेस्टमेंट और दूसरी सेविंग इज़ मोर दैन इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज़ लेस दैन इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ जो फर्म इन्वेस्टमेंट चाहता था, जितनी फर्म ने प्लान की हुई थी इन्वेस्टमेंट, उससे कम पोर्शन में हाउस होल्ड सेक्टर ने सेविंग की हुई है। तो जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम होती है, फर्म को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, सेविंग हाउस होल्ड सेक्टर ने कम की हुई है, तो उसके लिए फर्म नेक्स्ट टाइम पे क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देगा। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा और साथ में जो लेबर्स हैं वो भी ज़्यादा फर्म्स इन्वॉल्व करेंगी प्रोडक्शन के लिए। जब ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होंगे, इंगेज होंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो फिर नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। नेशनल इनकम इंक्रीज होकर के वापस से इक्विलिब्रियम लेवल पे आएगी जब जो सेविंग है वो वापस से इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएंगे। दूसरी सिचुएशन है सेविंग इज मोर दैन इन्वेस्टमेंट, यानी फर्म ने जितनी इन्वेस्टमेंट प्लान की हुई थी उससे ज़्यादा हाउस होल्ड सेक्टर ने सेविंग्स करी हैं। जब सेविंग्स ज़्यादा है तो उसका मतलब है इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो रही है और फर्म को इन्वेस्टमेंट कम चाहिए थी, तो फर्म नेक्स्ट टाइम पे क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देगा। इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुए यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हुआ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होने से जो लेबर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। लेबर्स कम हो जाएंगे मतलब नेशनल इनकम भी रिड्यूस होगी। और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएंगे, लेबर फोर्सेस रिड्यूस होंगे, नेशनल इनकम रिड्यूस होगी, तो वापस से नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे आएगी जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगी। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझें तो पहली सिचुएशन डायग्राम के थ्रू देखते हैं जिसमें सेविंग लेस दैन इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे इनिशियली पॉइंट आर पे इन्वेस्टमेंट है और पॉइंट बी पे सेविंग है, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग कम है। जो आर और बी के बीच का डिफरेंस है, यानी इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच का डिफरेंस है, वो शो कर रहा है अनप्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट। सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए थे, तो फर्म्स ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से लेबर फोर्सेस इंक्रीज हुए और नेशनल इनकम भी इंक्रीज हुई। तो नेशनल इनकम जो पहले OT पे थी वो इंक्रीज होकर के OY पे आई। जब नेशनल इनकम OY पे आई तो सेविंग भी पॉइंट B से इंक्रीज होकर के पॉइंट E पे आई और इन्वेस्टमेंट पॉइंट R से इंक्रीज होकर के पॉइंट E पे आया, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम हो तो उसका मतलब होता है जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज करेगी। दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो इनिशियली सेविंग पॉइंट M पे थी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट N पे था। M और N के बीच का जो गैप है, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का जो गैप है, ये शो कर रहा है अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट।
जो फर्म ने इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं की हुई थी लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो है गैप एम और एन के या सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का। जब सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम चाहिए थी, तो फर्म ने क्या किया, आगे के टाइम पे इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दिया, जिससे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हुए और उससे लेबर फोर्सेस भी रिड्यूस हो गए। लेबर फोर्सेस रिड्यूस होने की वजह से नेशनल इनकम भी रिड्यूस हुई। जो पॉइंट ओपी पे पहले थी वो नेशनल इनकम रिड्यूस होकर के ओ वाई पे हो गई। नेशनल इनकम जब ओपी से रिड्यूस होकर के ओ वाई पे हुई तो सेविंग भी पॉइंट एम से रिड्यूस होकर के पॉइंट ई पे हो गया और इन्वेस्टमेंट पॉइंट एन से रिड्यूस होकर के पॉइंट ई पे हो गया, जहां वापस से सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसका मतलब जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होती है तो नेशनल इनकम हमेशा कम होती है, यानी नेशनल इनकम फॉल करती है, और अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है तो नेशनल इनकम राइज करेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच समझ में आई होगी। किस तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बराबर होने पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे होता है। अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं है तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, किस तरीके से इन दोनों को बराबर करके नेशनल इनकम को इक्विलिब्रियम लेवल पे ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।